नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। अब थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आज फिर आपके सामने मैं 25 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए। और जो पीडीएफ जो मैंने यहाँ खोल रखी है उसकी अगर सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको पूर्व जो क्लासों की पीडीएफ है वो अपलोड मिलेगी। आज की क्लास की भी 2-4 दिनों में अपडेट कर दी जाएगी। तो अब बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका नया नया प्रयोग प्रारंभ हुआ है। देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनसे पुराने समय से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे जल विद्युत है, ताप विद्युत है। और नवीन या गैर जो पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है उनमें अगर अपन बात करें तो सौर ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, उसके बाद अलावा मैं बात करूं तो भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इनकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, राजस्थान विद्युत बोर्ड है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन है, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगर अंग्रेजी में नाम देखें तो आर का मतलब राजस्थान, आर रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, RRECL राजस्थान रिन्यूएबल ऊर्जा एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई। यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना होती है अगस्त 2002 में। अगस्त 2002 से पहले राजस्थान में दो संस्थाएं थी। एक का नाम था रेडा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, और दूसरी थी RSPCL, राजस्थान राज्य विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन दोनों को मिलाकर REDA और RSPCL, REDA प्लस RSPCL, इन दोनों को मिलाकर अगस्त 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। रेडा की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो यह भी ध्यान रखना कि रेडा की स्थापना कब हुई थी। 1985 1985 में रेडा की स्थापना हुई थी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखा है, दूसरी तरफ वो कौन से प्रकार का है वो प्रकार दे रखा है। दोनों को सुमेलित करना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। तो बात करें इकतारा। इकतारा जो वाद्य यंत्र है उसमें एक तार लगा होता है और तार लगा होता है, तो वो तत्वाद्य यंत्र होता है। आपने नारद जी के हाथ में देखा होगा, नारद जी जो है वो इकतारा लिए हुए रखते हैं। तो इकतारा एक तत्वाद्य यंत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र है तो इसको मैं मिला देता हूं डी से। उसके बाद अड़गोजा। अड़गोजा जो है वो ऊपर से दो डंडी निकली हुई होती है, नीचे से एक होता है, उसको फूंक से बजाया जाता है। उस वाद्य यंत्र को अड़गोजा कहा जाता है। तो अड़गोजा हो गया सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक से बजता है तो सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। तो इसको मिला देता हूं मैं सी से। उसके बाद आती है झांझ। झांझ धातु की बनी होती है और उनको टकराने से उनसे आवाज निकलती है। आपने कई सत्संग में उसको देखा होगा
ये झांझ धातु की बनी होती है और धातु से बने जो क्या बोलते हैं उन्हें वाद्य यंत्रों को घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मादल, मादल जो वाद्य यंत्र है वो अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी ये एक ढोल के जैसा वाद्य यंत्र होता है जिस पर थाप लगाने से बजता है। रावलों की मादल बहुत ज्यादा फेमस है। तो मादल जो है वो एक अवनद वाद्य यंत्र है। तो आप देख लीजिए, एक के नीचे डी, तो एक के नीचे डी 2 बार है, फिर 2 के नीचे सी, 2 के नीचे सी, 3 के नीचे बी और 4 के नीचे ए। तो आपके लिए सही उत्तर हो गया डी। तो एक तरफ वाद्य यंत्र है और दूसरी तरफ उनके प्रकार है। बहुत सारे वाद्य यंत्र राजस्थान में है, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, जो पाबूजी के भोपों द्वारा जब फड़ बांधी जाती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो वाद्य यंत्र है वो भी तत्वाद्य यंत्र है। चलते आगे, पॉलिटिकल का प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, यानी विधानसभा विघटित हो जाती है, विघटित होने का मतलब भंग हो गई, अब उसके चुनाव होने हैं, तो उसके विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होगा, वो कब तक अपने पद पर बना रहेगा। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह रहना चाहता है तब तक, या इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो एक बात तो आपको पता लग गई होगी कि विधानसभा में प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। जैसे जो वर्तमान विधानसभा चल रही है उसके प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, जबकि पिछली बार विधानसभा के अध्यक्ष थे कैलाश मेघवाल। तो कैलाश मेघवाल नई विधानसभा में तो उन्होंने एक दिन ही अध्यक्षता नहीं की, तो नए अध्यक्ष चुने जाने तक का तो मतलब ही नहीं है। दूसरा, जब तक रहना चाहे, ऐसा तो कोई पद ही नहीं है कि जब तक रहना चाहे। एक्चुअल में होता क्या है, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक होता है जब तक विधानसभा की, नई विधानसभा की पहली मीटिंग ना हो। पहली मीटिंग होने से ठीक पहले दिन तक उसका कार्यकाल होता है। जैसे नई विधानसभा की पहली मीटिंग दिसंबर 2023 में होनी है, तो 21 दिसंबर 2023 को होनी है, तो सीपी जोशी का कार्यकाल 20 दिसंबर 2023 तक ही होगा। तो यह जरूर ध्यान रखिए, नई विधानसभा के गठन से ठीक पहले तक विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। और मैंने अभी आपको प्रोटेम स्पीकर का बताया गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में जो गुलाब जी कटारिया है उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया है, ध्यान में रखना। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सिक्के दिए हुए हैं, दूसरी तरफ सिक्कों का नाम दिया हुआ है, और पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिक्का सुमेलित नहीं है। मैं बात करूं धौलपुर की, तो धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही सिक्के हैं, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। करौली के सिक्के माणक सिंह द्वारा चलाए गए थे, इसलिए माणक शाही कहलाते हैं। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इनके जो सिक्के थे वो सालिम शाही सिक्के थे, तो सालिम शाही या सालिम शाही सिक्के कहलाते हैं, सालिम शाही सिक्के थे। भरतपुर के सिक्के जो थे वो एक्चुअल में मदन शाही सिक्के नहीं थे। तो यह कौन से सिक्के थे, तो शाह आलम सिक्के थे। ये जो भरतपुर के सिक्के थे वो थे शाह आलम शाही सिक्के। शाह आलम शाही सिक्के जो थे वो भरतपुर के थे। लेकिन फिर भी एक प्रश्न खड़ा रह जाता है कि आखिर मदन शाही सिक्के कहां के थे। फिर तो मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में झालावाड़ के जो सिक्के थे वो मदन शाही सिक्के थे। इसके अलावा बांसवाड़ा में बांसवाड़ा में जो लक्ष्मण शाही सिक्के थे, मारवाड़ में विजय शाही सिक्के थे, कई प्रकार के सिक्के राजस्थान में जारी हुए थे। इनमें से जो सही नहीं है वो भरतपुर में मदन शाही नहीं शाह आलम सिक्के थे, और मदन शाही सिक्के झालावाड़ के थे। ध्यान रख लेना, बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है।
आणो क्या है? कुआ पूजन है। दुल्हे के परिवार द्वारा वर बारात का डेरा देखने जाना है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है, या जल झूलनी एकादशी है। यदि मैं पांचवें प्रश्न की बात करूं तो कूप पूजन, इस कुआ पूजन को तो जड़वा कहते हैं अपने। जब बच्चा होता है तो जो जच्चा होती है वो कूप पूजन करने जाती है तो उसे जलवा पूजन कहा जाता है। तो ये तो है नहीं। ये दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात डेरा देखने आना, ये भी वो अलग मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया ही था। ठीक है, अब बात ही आती है कि विवाह के पश्चात जब दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है उसे आणो कहते हैं। क्योंकि पहली बार जब वो ससुराल जाती है वो तो वो विदाई समारोह हो जाता है। अब दूसरी बार जब उसको ससुराल भेजा जाता है, यानी वो फेर मोड़े के लिए या पूठ मोड़े के लिए वापस आती है, तो उसको वापस भेजा जाता है, तो उसको आणो कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? देखो, राजस्थान में अलग अलग राज्यों की अलग अलग कुल देवी है। यदि मैं बात करूं बाण माता की, तो बाण माता मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है बाण माता। एक कई बार आया हुआ प्रश्न है कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? तो बाण माता मेवाड़ के राणाओं की कुल देवी है। जबकि इनके कुल देवता जो है वो एकलिंग जी महाराज है, जिनका प्रसिद्ध मंदिर जो है वो उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता, करणी माता देश नोक वाली, जो चूहों के नाम से या चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जोधपुर की मैं बात करूं तो जोधपुर के राठौड़ों की नागनेची माता, राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता। और यहां यदि बात करूं जयपुर की तो शिला देवी, जिनकी मूर्ति जो है वो मान सिंह बंगाल से लेकर आए थे। जबकि बाण माता किसकी हो गई? मेवाड़ की हो गई। चलते हैं आगे। सातवां प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले कौन सी समिति आएगी, बाद में कौन सी समिति आएगी, जचाना है हमें। तो यदि मैं बात करूं जी.के.वी. राव समिति की, इस जी.के.वी. राव समिति का गठन किया गया 1985 ईस्वी में। इस समिति ने कहा था कि पंचायती राज में 4 स्तर होने चाहिए। एल.एम. संघवी समिति, इसका गठन किया गया था 1986 समिति में, 1986 ईस्वी में। इस समिति ने कहा था कि यदि पंचायती राज में सुधार करना है तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना पड़ेगा। बी.आर. मेहता यानी बलवंत मेहता समिति का गठन कब किया गया? इसका बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 ईस्वी में। इसका 1957 ईस्वी में। यह वो समिति थी जिसके सिफारिशों पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और चौथी है अशोक मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1977 ईस्वी में, जब सरकार देश में पलटी थी और मोरारजी भाई देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। अब कालानुक्रम पूछा है तो सबसे पहले तो बी.आर. मेहता समिति बनी, तो लिख लेते हैं 3 नंबर। फिर बनी अशोक मेहता समिति, तो लिख लेते हैं 4 नंबर। फिर बनी 1 नंबर यानी जी.के.वी. राव समिति, और सबसे अंत में बनी कौन सी? संघवी समिति। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी सही उत्तर हो गया इसका सी। तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया सी। चलते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा, आपने पढ़ा होगा कि नेजा जो है वो भीलों का एक नृत्य है, लेकिन यहां यह भीलों से संबंधित नहीं है। नेजा बाबा रामदेव की पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। तो नेजा क्या हो गया?
नेजा हो गया बाबा रामदेव का ध्वज, जो 5 रंग का होता है, उस पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। फिर हो गया जम्मा, जम्मा हो गया बाबा रामदेव का जागरण। जब रामदेव जी का रात को जागरण दिया जाता है, भजन गाए जाते हैं रामदेव जी के, तो उसे जम्मा कहते हैं। रीखिया, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है। मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो एक नृत्य जो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, 13 ताली नृत्य। ये एक नृत्य है रामदेव जी का, जो कामड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है, और इसमें शरीर पर 13 मंजीरे बांध कर यह नृत्य होता है। मंजीरा एक घनवाद्य यंत्र है, और ये 13 मंजीरे बांध कर ये नृत्य किया जाता है। तो ये शब्द सारे के सारे किससे संबंधित हो गए? ये बाबा रामदेव जी से संबंधित हो गए, जिनका धाम पोखरण है, जिनका जन्म उडकासमेर बाड़मेर में हुआ था। उन बाबा रामदेव से नेजा, जम्मा, रीखिया शब्द जो है वो संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा आप। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? वुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में, या राष्ट्रीय मरु उद्यान में? यदि मैं बात करूं वुड फॉसिल्स पार्क की, तो यह जैसलमेर में अक्कल नामक स्थान पर प्राप्त हुए। इनकी संख्या है 25। अक्कल स्थान पर 25 वुड फॉसिल्स मिले हैं। तो ये अक्कल जो स्थान है जैसलमेर में, ये इन चारों में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो मैं बात करूं तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में है। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये एक्चुअल में एक नेशनल पार्क नहीं है, ये एक अभयारण्य है। इसका नाम जरूर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन यह है एक अभयारण्य। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य। एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिस पार्क के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है वो नेशनल पार्क है, और जिसके लिए राज्य सरकार पैसा देती है वो सेंचुरी यानी अभयारण्य है। तो इसके लिए राज्य सरकार पैसा देती है, इसलिए राष्ट्रीय मरु उद्यान है। यहां सागरीय जीवन के 25 वुड फॉसिल्स मिले हैं बड़े बड़े, और वो अक्कल जैसलमेर में मिले हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे खास बात यह है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। लगभग 3100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। इसके अलावा बात करें तो इसे गोडावण जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, उसकी शरण स्थली भी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहा जाता है, उसकी शरण स्थली भी यही राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का जरूर ध्यान रखिए, यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नाम राष्ट्रीय उद्यान है पर है अभयारण्य, ध्यान रखना। और जो 25 फॉसिल्स मिले हैं वो अक्कल नामक स्थान से मिले हैं, जो सागरीय जीवन से संबंधित है, और यह राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण के लिए भी प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का तो आप जानते ही है, सवाई माधोपुर में है, और राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स नेशनल, ये कोटा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पाइथन पॉइंट्स पर पाइथन मिलते हैं। और उसके अलावा एक बात कहूं तो ये जो है वो साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जबकि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं 10वें प्रश्न के लिए। वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी, रास्तापाल, सागवाड़ा, खंडलाई या खेरवाड़ा? अगर मैं बात करूं वीर भील बालिका कालीबाई की, तो कालीबाई जो शहीद हुई थी वो तिथि थी 19 जून 1947 को, और वो कांड था रास्तापाल कांड। कितनी तारीख?
19 जून 1947, यानी स्वतंत्रता से बहुत ही कम समय पहले। होता क्या है कि कालीबाई के शिक्षक सेगाबाई को पुलिस द्वारा जीप के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था। भील बालिका कालीबाई जो है वो खेत से लौट रही थी, हाथ में उसके दरांतिया था, सिर पर उसने जो है वो घास काटा हुआ था वो रख रखा था। जब कालीबाई अपने गुरु को घसीटते हुए देखती है तो वो तुरंत प्रभाव से दरांतिये से उस जो है वो रस्सी को काट देती है। तो जो पीछे पुलिस वाला बैठा था उसने उस बालिका पर गोली चला दी और उसकी हत्या कर दी और महान वीर कालीबाई शहीद हो गई। इस हत्याकांड को रास्तापाल कांड कहा जाता है और ये कब हुआ था? 19 जून 1947 को हुआ था डूंगरपुर जिले में। और बाद में आगे चलकर गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में कालीबाई की मूर्ति स्थापित की गई। तो गेप सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है? वो डूंगरपुर में है और उसी के किनारे शहीद कालीबाई पार्क बनाया गया है। उस कालीबाई पार्क में जो है वो इस अमर शहीद भील बालिका की मूर्ति लगाई गई है। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? यानी राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क कुंभलगढ़ में, रूपनगढ़ में, सवाई माधोपुर में या रेवात में? यदि मैं इस फूड पार्क की बात करूं तो यह फूड पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा नहीं, यह पूरे भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क है और यह स्थापित किया गया है रूपनगढ़ में। और ये रूपनगढ़ कहां है? ये रूपनगढ़ है अजमेर में। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो है 29 मार्च 2018 को हुई थी। 29 मार्च 2018 को हरसिमरत कौर द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कहां स्थित है? रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। और ये भारत का ही, राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। आया हुआ प्रश्न है, दोबारा आ सकता है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 1938 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, 1931 संस्थापक कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी इस जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। और जयपुर प्रजामंडल राजस्थान में स्थापित होने वाला पहला प्रजामंडल है। परंतु 5 सालों तक यह निष्क्रिय रहा था, इसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। बाद में 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किया गया जिसके अध्यक्ष चुने गए जमनालाल बजाज साहब। जमनालाल बजाज इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। परंतु अगर बात करें, ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया कि भाई ये थे, संस्थापक बता दिया कपूरचंद पाटनी जी थे। एक नाम लिखा हुआ है हीरालाल शास्त्री। अगर मैं ये बात करूं कि जयपुर प्रजामंडल सबसे ज्यादा लोकप्रिय कब हुआ, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय तब हुआ जब हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने मिर्जा इस्माइल जो उस समय जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे उनके साथ एक समझौता किया जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और जयपुर प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं लिया था। जयपुर प्रजामंडल के अलावा हीरालाल शास्त्री का अलवर प्रजामंडल पर भी प्रभाव था, इसलिए अलवर प्रजामंडल ने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा बनाया और उसने जयपुर में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। अब यहां प्रश्न जो था उसका उत्तर है जमनालाल बजाज। क्लियर है? चलते हैं आगे। 13वां,
मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? यह बात करें तो वो महारानी कौन सी थी? प्रेमल थी, सहल कंवर थी, कृष्णा कुमारी थी या गुमानी कंवर थी? अगर मैं बात करूं इसकी तो वो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। अब होता क्या है, यह थी मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री मेवाड़ राणा भीम सिंह। अब मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री थी और इनकी सगाई कर दी गई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। किसकी? कृष्णा कुमारी की। तो कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। अब देखिए, ये पुत्री भीम सिंह की है लेकिन वो मेवाड़ के राणा है। इनकी सगाई किन के साथ होती है? कृष्णा कुमारी की मेवाड़ के शासक भीम सिंह जी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि भीम सिंह की सगाई के बाद आकस्मिक असामयिक मृत्यु हो जाती है। अब भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो गई भीम सिंह की। तो ये क्या करते हैं? दूसरी सगाई कर देते हैं अपनी पुत्री की, क्योंकि शादी नहीं हुई थी तो दूसरी सगाई कर देते हैं। दूसरी सगाई किसके साथ करते हैं? जयपुर महाराज जगत सिंह के साथ। जयपुर महाराज जगत सिंह के साथ। जयपुर महाराज जगत सिंह के साथ दूसरी सगाई कर देते हैं। अब क्या हो जाता है कि जब जयपुर महाराज के साथ कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई कर देते हैं तो भीम सिंह के छोटे भाई यानी मारवाड़ के शासक भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह जो शासक बनते हैं वो नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारे दुश्मनों के साथ आप उस लड़की का विवाह कर रहे हैं जो मारवाड़ खानदान की बहू बनने वाली थी, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि तीनों राज्यों के बीच द्वेष पैदा हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए आमिर खां पिंडारी ने कहा कि भाई आप जो है वो कृष्णा कुमारी को जहर दे दीजिए और उनकी जो है वो हत्या करके इस विवाद को सुलझाया गया। तो क्यों हत्या की गई उसकी कहानी मैंने आपको बता दी। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। अजमेर के राजस्थान में विलय के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरविलास शारदा थे, बालकृष्ण कोल थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये जलाल शास्त्री थे। अजमेर के विलय की बात करूं मैं तो जिस समय अजमेर का विलय हुआ यानी 1 नवंबर 1956 की बात करें तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे अजमेर के वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय मध्य प्रदेश में जन्मे थे और ये अजमेर राज्य की धार सभा के मुख्यमंत्री बने थे। जैसे विधानसभा होती है अजमेर राज्य में या अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में, जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश था अंग्रेजों का, उसके मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे और उसकी विधानसभा को धार सभा कहा जाता था। अगर अपन हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने हटुंडी, जो कहां स्थित है, हटुंडी अजमेर में स्थित है, इन्होंने वहां महिला शिक्षा सदन की स्थापना की 1945 में। तो इन्होंने हटुंडी, ये भी अजमेर में है, 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। तो जब राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ तो उस समय हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के मुख्यमंत्री थे। 15वां प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
रामनारायण चौधरी जी ने, विजय सिंह पथिक जी ने, मोतीलाल तेजावत ने या गोविंद गुरु ने? यदि इस उत्तर की बात करूं तो राजस्थान सेवा संघ के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो थे चौधरी साहब रामनारायण जी। रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया। और गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चलाया। अलग अलग नेता अलग अलग आंदोलनों से जुड़े हुए थे। इनमें चौधरी जी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। एक और प्रश्न है कि बेंगू किसान आंदोलन में कौन से दो किसान शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी। कई बार पूछ लिया जाता है कि रूपा जी व कृपा जी का संबंध किससे है? रूपा जी और कृपा जी जो किसान आंदोलन है, सॉरी, जो किसान नेता है, उनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। तो रूपा जी, कृपा जी, रामनारायण चौधरी जी ये बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बाद में रामनारायण चौधरी जो है वो सिक्कर किसान आंदोलन से भी जुड़े थे। चलते हैं आगे। 16वां प्रश्न, ओगनिया कहां पहना जाता है? ओगनिया एक आभूषण है। ये कहां पहना जाता है? कमर में, हाथ में, कान में या गले में? यदि ओगनिया की मैं बात करूं तो इसका उत्तर होगा यह आभूषण गले में पहना जाता है। राजस्थान आभूषणों के मामले में बहुत ही ज्यादा जो है वो एक समृद्ध परंपरा है हमारी। बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, उनमें जो ये ओगनिया है ये गले में पहने जाने का आभूषण है। इसके अलावा गले में मादलिया भी पहना जाता है, हार भी पहना जाता है, तो बहुत सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं। इसके अलावा नोगरी हाथ में पहनी जाती है, नेवरी पैर में पहनी जाती है, जेला जमेला कान में पहना जाता है और कणकती कमर में पहनी जाती है। बहुत सारे आभूषण हैं जो पहने जाते हैं। नथ नाक में पहनी जाती है, नथ, चुन्नी, चोप, बारी ये सारे किसके हैं? नाक के आभूषण है। रखन और चूंप दांत में पहनी जाती है। तो बहुत सारे आभूषण हैं, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। आभूषणों से संबंधित प्रश्न पक्का आता है। एक आंवला नाम का आभूषण है जो पैर में पहना जाता है। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। झालावाड़ का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो जहां पर सबसे कम बारिश होती है वो सबसे शुष्क जिला है। अगर राजस्थान के सबसे शुष्क जिले की बात करें तो आपको पता ही है कि वो जिला होगा जैसलमेर। यहां पर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। अगर सबसे आर्द्र जिला पूछे, आर्द्र जिला पूछे तो वो हो गया झालावाड़, क्योंकि सबसे ज्यादा बरसात झालावाड़ में होती है तो वो आर्द्र जिला हो गया। लेकिन सबसे शुष्क स्थान पूछ ले तो है फलोदी। सबसे शुष्क स्थान ये हो गया फलोदी। और फलोदी कहां है? फलोदी है साहब जोधपुर में। जोधपुर का फलोदी सबसे शुष्क स्थान है, जबकि गंगानगर सबसे ज्यादा दूर है कर्क रेखा से, इसलिए ये सबसे ज्यादा आंधियों वाला जिला है। तो बता दिया आपको, सबसे ज्यादा शुष्क जिला जैसलमेर, सबसे ज्यादा आर्द्र जिला झालावाड़, सबसे शुष्क स्थान फलोदी, सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू। चले, और सबसे ज्यादा ये आंधी चलने वाला जिला गंगानगर। और वर्षा के हिसाब से राजस्थान को 5 जलवायु जोनों में बांटा गया है। शुष्क, अर्ध शुष्क, फिर आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र, ये 5 जलवायु जोन है वर्षा के आधार पर। प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान को कितने जलवायु जोनों में बांटा गया है? 5 जलवायु जोनों में राजस्थान को बांटा गया है। 18वां, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या मुअज्जम ने? यदि बात करूं मैं सवाई जय सिंह की, तो सवाई जय सिंह को जो है
वो ये उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सवाई जय सिंह थे, ये जय सिंह नाम नहीं आया क्या, सवाई सिंह आ गया, सवाई जय सिंह है ये, एक्चुअल में थोड़ा गड़बड़ हो गया। सवाई जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी, ऐसा प्रश्न है, तो ये औरंगजेब ने दी थी। तो एक्चुअल में ये दो भाई थे, एक का नाम था विजय सिंह और दूसरे का नाम था जय सिंह। अब इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने जय सिंह का नाम विजय सिंह कर दिया और विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया, और जो उपाधि थी सवाई की, वो सवाई की उपाधि जय सिंह को प्रदान कर दी। तो ये पूरा नाम है ना सवाई जय सिंह, ये एक्चुअल में उपाधि थी, क्योंकि उनका नाम तो विजय सिंह था, लेकिन उन्हें जय सिंह नाम देकर उन्हें सवाई की उपाधि दी और उनका नाम हो गया सवाई जय सिंह द्वितीय। इसके अलावा एक सवाई जय सिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि मिली थी, मिर्जा जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम की उपाधि मिर्जा की थी और उन्हें यह उपाधि दी थी औरंगजेब के पिता शाहजहां ने। तो शाहजहां ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की थी, ध्यान रखना। चलते हैं 17वें 18वें के बाद 19वें प्रश्न में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है कि ये कौन सी बांध है जो बने हुए हैं। सबसे पहले पांचना बांध करौली में है, मिट्टी का बना बांध है, 5 नदियों पर है, भद्रावती नदी उसमें प्रमुख है, और भद्रावती नदी से बचाने के लिए उसमें ज्यादा पानी आ जाए तो मिट्टी का बांध कहीं ढह न जाए, इसलिए यहां चूलीदे परियोजना संचालित की जा रही है। तो पांचना बांध जो है वो करौली में है, बिल्कुल 5 नदियों पर है। वैसे भद्रावती जो नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है इनमें 5 में। मेजा बांध या मेज बांध या मेजा बांध ये भीलवाड़ा में है, ये कोठारी नदी पर है, कोठारी नदी पर है मेजा बांध। उसके बाद चाकन बांध ये बूंदी में है, ये भी सही है, लेकिन जवाई बांध गलत है। जवाई बांध एक्चुअल में पाली पर है, पाली में भी सुमेरपुर में, सुमेरपुर पाली में जो है ये बांध है जवाई बांध। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है और ये पश्चिमी राजस्थान का पानी की भराव की क्षमता से सबसे बड़ा बांध है। अब बात आती है जालोर में कौन सा बांध है, तो यहां पर बाकली बांध है। बाकली बांध कौन सी नदी पर? सूकड़ी नदी पर। वैसे और भी है पर यह फेमस है, सूकड़ी नदी पर बाकली बांध है। कहां है? जालोर में है। तो जालोर में जवाई बांध नहीं है, जवाई बांध तो पाली में है। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में आयोजित हुआ? यानी किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था? पहली बात, यह सम्मेलन नीमका थाना में आयोजित हुआ था। नीमका थाना सिक्कर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जैन मुनि मगन सागर महाराज ने। जैन मुनि मगन सागर महाराज की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्यों? क्योंकि कई प्रथाएं जो मीणा जनजाति पर लागू कर दी गई थी उनकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी और उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था जरायम पेशा कानून। इन सब से निपटने के लिए अप्रैल 1944 नीमका थाना में जो है वो जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। डाइट की स्थापना की जाती है। देखो डाइट, प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है। इस डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर की गई थी। डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों पर हुई और यह जिला स्तर पर होती है। राजस्थान में 33 डाइट है, तो जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक डाइट हो गई। इसके अलावा आप डाइस और डाइट्स में अंतर रखें। डाइस जो होता है वो अलग चीज होती है,
डाइस स्कूल का कोड होता है, वो डाइस होता है, वो जिला एकीकृत सूचना प्रणाली होती है, और ये डाइट है, ये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने संबंधी काम को पूरा करती है। ठीक है, चले आगे। 22वां प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग कौन सा है? अब प्रश्न यहां उठता है कि शैक्षिक संभाग क्या है और कितने हैं। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में 33 जिले हैं, बताया आपको, 33 जिले व 7 संभाग है। लेकिन यहां संभाग की बात नहीं कर रहा, यह संभाग प्रशासनिक है, प्रशासनिक है। अगर शैक्षिक संभाग की बात करूं, शैक्षिक जिले 33 है, संभाग कितने हैं? 9 संभाग है। 9 संभाग कौन कौन से हैं? देखो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उसके बाद कोटा, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, चूरू, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यदि अपन बात करें तो एक हो गया अजमेर, ये 7 थे, 7 थे ना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, चूरू और अजमेर। फिर 2 और बन गए नए, बीकानेर और पाली। तो इनका जो है वो फिक्सेशन दोबारा किया गया। जैसे पहले चूरू में 5 जिले आते थे, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अब क्या हुआ कि अब चूरू में 3 ही, चूरू शैक्षिक संभाग में 3 ही जिले आते हैं। कौन कौन से? चूरू, सीकर और झुंझुनू ही आते हैं। तो जो सीकर पहले जयपुर संभाग में था वो चूरू में आ गया, तो जयपुर संभाग का 1 जिला कम हो गया। ऐसे ही जोधपुर संभाग में जो जिले आते थे वो पाली बन गया, तो जोधपुर संभाग छोटा हो गया। अब वर्तमान में अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा शैक्षिक संभाग उदयपुर है। उदयपुर में जो दक्षिण वाले जिले हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये सारे जिले जो है वो उदयपुर शैक्षिक संभाग में आते हैं। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के संभाग स्तर पर होते हैं। जैसे 3rd ग्रेड प्रत्येक जिले में जिला वाइज पोस्टिंग होती है, 2nd ग्रेड की शैक्षिक संभाग वाइज पोस्टिंग होती है, राजपत्रित यानी 1st ग्रेड की राजस्थान में कहीं भी हो सकती है। अब आप कह सकते हैं कि भाई इनको तो दूसरे जिलों में भेजा जाता है, भेजा जा सकता है, लेकिन उनकी जो वरीयता है वो समाप्त हो जाती है यदि वो अपनी इच्छा से दूसरे जिले में या दूसरे संभाग में जाते हैं तो। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान की बेटी बचाओ पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यदि मैं बात करूं इसकी प्रश्न की, तो इसका उत्तर है अवनी लखेरा। ये अवनी लखेरा वो बालिका है जिसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिए, इन्होंने पैरा ओलंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा पूर्वी चंदेला का आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, यह भी राजस्थान की एक प्रसिद्ध निशानेबाज है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिए। सुनिधि चौहान एक गायकार है। अवनी लखेरा जो है वो पैरा ओलंपिक टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया? जैसे गांवों में मनरेगा है, 100 दिन का कार्यक्रम लोगों को रोजगार देने के लिए, उसी प्रकार शहरों में 100 दिन का रोजगार देने के लिए इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को जयपुर में किया था। तो इसका उद्घाटन जयपुर में हुआ। कब हुआ? 9 सितंबर 2022 को हुआ था। चलते हैं अगले में। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को बहुत नामों से जाना जाता है। इनमें गोगुंदा का युद्ध,
का युद्ध बदायूनी ने कहा है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। मेवाड़ की थर्मोपल्ली टोड ने कहा। और खमनोर का युद्ध जो है वो अबुल फजल ने कहा। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। तो ये था अबुल फजल। राजस्थान के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लड़ा गया था 18 जून 1576 को। तो आज की क्लास में ये 25 प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।